हम लोगों ने पहला जो एक पार्ट वन में हम इसको कवर किए थे, जो जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, फास्ट चेंज हो रहा है और एकदम से नई परिस्थितियां जो आई हैं, जो कि कंसर्न केवल इंडिया के नहीं पूरे विश्व के लिए कंसर्न है। और जो एक टेक्निक शिफ्ट जब हम बात करते हैं एक बैलेंसिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में, हो सकता है अफगानिस्तान ऐसा सेंटर पड़े। और ये जो चीज़ें हुई हैं 2 जुलाई के बाद, जिस तरह से अमेरिका वहाँ से निकला है, जिसके बारे में मैंने पूरे विस्तार में बताया, पूरी परिस्थितियों के और 42 ईयर्स के अंदर में जो सिचुएशन जो डेवलप हुई है कंसर्न, और ये भी दिखाया कि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं मैप के ऊपर में, जो पूरे के रीजन के ऊपर में, अफगानिस्तान और उससे सटे हुए रीजन में, और उसमें इंडिया भी शामिल है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और हम किस तरह से देखते हैं अपने विश्लेषण में, वो समझाया था। अब हम बात करते हैं कि भारत की कंसर्न की। देखिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूज कंसर्न है। एज ऑन टुडे इसको आप सेटबैक ले लीजिए, क्योंकि कैसे हम इससे उभर के आते हैं कि क्या ये जो स्ट्रेटेजिक स्पेस हमारे पास था, जिसमें हमारी भागीदारी थी बहुत सारे लोगों के साथ में, क्या वो भागीदारी का युग ख़त्म हुआ और हमारे लिए मेजर थ्रेट आया है। इसको समझने के लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की हम थोड़ा सा रिलेशनशिप की बात करें। अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में एक हिस्टोरिकल संबंध रहा है सदियों से। और ये केवल वो नहीं रहा कि उसकी ऐतिहासिक कोई उसकी इम्पोर्टेंस है या उसका फ़ायदा रहा है, उसका कंसर्न रहा है। और ख़ास करके जिस तरह से हमारे और अफ़गानिस्तान में एक बोनहमी का एक अपनत्व का है, उसका अपना एक रिलेशन है। और उसको समझने के लिए यदि आप काबुली वाला जो हम लोग इंडियन समझते हैं, जो इमेज हम देखते हैं पठान चाचा, जो कि हमारे बहुत सारे मीडियम में जो हमारे फिल्में हैं उसमें भी आई है, तो हम एक चीज़ को समझते हैं और यही चीज़ अफ़गानिस्तान के लोग हमारे समझते हैं। आज भी उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अफ़गानी लोग हमारे पास रहते हैं और हमारी वही बोनहमी है। उसी संदर्भ में, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी रिलेशंस और हमारा जो स्ट्रेटजिक जो इंगेजमेंट था वहाँ रहा है। इंडिया ने लास्ट 42 ईयर्स यदि आप ले लें, रशिया के जो इंटरवेंशन रहा है, उसके बाद में जो जब हम बात करते हैं 79 से ले करके आज तक 42 ईयर्स के ऊपर में यदि आप देखते हैं, तो इन चीज़ों में ही उसका आप देखेंगे उसके रूट्स जो कहते हैं, जड़ें वहाँ हैं। इंडिया ने 3 बिलियन वर्थ ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 400 से भी ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट आज वहाँ पर हैं, जो कि वहाँ के लोगों के लिए हैं। वो प्रोजेक्ट चाहे आप देख लीजिए, डैम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड्स हो, पोर्ट्स हो, उनकी पार्लियामेंट हो, उसकी लाइब्रेरी हो, वो सारे के सारे उनको मद्देनजर रखते कि किस तरह से वहाँ के ज़मीनी हालात पे और लोगों को सुविधा उनके डेवलपमेंट के मद्देनज़र से हुई। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ हम वहाँ गए और वहाँ के सारे लोग इसको मानते हैं। मगर प्रॉब्लम ये हुई है कि जिस तरह से आपने देखा है कि जो सालमा डैम, फ्रेंडशिप डैम है, वो एक सिंबॉलिक डैम है फ्रेंडशिप काबुल और अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में। जिस तरह से उसको तालिबानों ने अभी इस दौरान जब ये किया है, ख़ास करके 2 जुलाई के बाद, वो कहते हैं कि 85% इलाके में उनका आधिपत्य हो रखा है। आज ही मेरे ख्याल से कल इंडियन एयरफोर्स की प्लेन गई हैं, जो कि वहाँ से हमारे कंधार में आपको पता होना चाहिए कि 99 में जब वहाँ पर जब इनकी सीट ऑफ पावर होती थी तालिबान की, जब उनका राज्य था 76 से लेकर 2001 तक 5 सालों के बीच में, तो 99 में उस समय पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब थे। और जिस तरह से ज़ियाउल हक सर ने एक थ्योरी निकाली थी 1000 कट की, वो वहाँ से और अफ़गानिस्तान में तालिबानों की सोच सेम थी, क्योंकि तालिबान ये खैबर पख्तूनख्वा या पठान ही हैं जो कि पश्तून हैं, पश्तून स्पीकिंग है। और ये लोग जो तालिबान के कॉन्सेप्ट आए थे, जिसमें स्टूडेंट, तालिबान का मतलब स्टूडेंट है, जो मैंने पहले भी बताया, जिस तरह से इन चीज़ों को लिया। और कंधार के अंदर में हम सबको याद है, जब आपको 24 दिसंबर
99 में 1999 में जब हमारी हाईजैकिंग हुई थी IC-814 और किस तरह से कंधार में लैंड किए थे, उसके बाद पूरा नज़रिया बदल गया था तालिबान के, और उस नज़रिए में कोई चेंजेस नहीं आई थी। हमारी लाइन वही हार्ड लाइन रही है। तालिबान फूटी कौड़ी तक हमें नहीं देखते थे। यदि उनका कोई डायरेक्ट ओपोनेंट ये था, जबकि जब उन्होंने अपना इमरत तैयार किया था जब और 2001 तक जब चला था उनका 1996 से, तो 3 देशों ने उनको रिकॉग्नाइज़ किया था। उसमें आपको पाकिस्तान सबसे बड़ा पहले शामिल था, सऊदी अरेबिया, UAE। तो भारत ने तो कहीं उनसे बातचीत भी नहीं करता था, उनके पक्षधर नहीं रहे हैं, हम बातचीत नहीं करना चाहते थे। और आज के दिन में हमारी चीज़ें कुछ चेंजेस हुई हैं हमारे सोच में, क्योंकि हमारे जो स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट के अंदर में ऐसा मानना है कि हमें सबसे बात करना चाहिए। और पूरा विश्व जब तालिबान से मान कर रहा था और जो टेररिस्ट उसको मानता था, और जब हम उसको डी रिकॉग्नाइज़ किया गया तालिबान को, तो पाकिस्तान लास्ट देश था जो डी रिकॉग्नाइज़ किया। वो हम लोगों के और जो सोच थी अमेरिकन्स और वेस्टर्न सोच, उसके तहत में उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बाद मोरे जड़ थल से उसको उड़ाया गया, उसकी जड़ें काटी गई। मगर वो तालिबान जैसा मैंने पहले बताया था, जैसे अमेरिका ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की 2014 के अंदर में, और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से वो चाहते थे कंट्रोल करना, उसके बाद वो अपनी जड़ें जमाते गए। और 2018 के बाद 2019 के बाद भी हमारी भी सोच होगी कि इनके साथ हमारा बातचीत का सिलसिला चलना चाहिए। पहले अंडर हैंड था, अब तो शायद अभी भी हमने बताया नहीं है। और ख़ास करके जिस तरह से प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, किस तरह से वो जयशंकर साहब दोहा में पिछले साल 2 बार, और ईरान में अभी 2 दिन पहले, और रशिया में कल ही जब वहाँ पर गए हैं, और किस तरह से बात वहाँ पर ये है कि शायद तालिबान से भी बातचीतें चल रही हैं। जब हमारी कॉन्सुलेट को हम लोगों ने इवैक्यूएट किया है, 1700 लोग इंडियन वहाँ हैं आज के दिन में, और कंधार से तो इवैक्यूएट करके ले आए हैं, और ये कहना है कि यदि परिस्थितियाँ बदली तो फिर जाएंगे। जिस तरह से केवल आपके काबुल या मजार शरीफ में है, जलालाबाद से भी स्लेट निकाली गई है, और जिस तरह से सिम्बलिक आपके डैम को बर्बाद किया है, तो तालिबान एक मैसेज दे रहा है। दूसरा वो कहता है कि चाइना आप आइए और बिग तरीके से यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चाइना बहुत हावी हो जाएंगे। और जो चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी नज़रिया से वो भारत की हस्तक्षेप नहीं चाहता है वहाँ। वो चाहता है कि जो भी हमारी है वो लिमिटेड ही नहीं, निल हो जाए, एकदम ही ना रहे। उसकी सोच तो यही है। और शायद यदि अमेरिकन जिस तरह से वहाँ निकले हैं, जैसे नेटो ने अपना पूरा का पूरा वहाँ से भाग खड़े हुए हैं, तो हम अलग थलग हैं। हमारे साथ शायद ईरान का जो कंसर्न है, ख़ास करके जिस तरह से वहाँ ट्रेडिंग अभी ख़त्म होती है। चाइना का ये मानना है, पाकिस्तान को ये बताया है उसने कि आप ट्रेडिंग रूट खोलिए, और 4 खोलने वाले हैं, 2 तो उनके ट्रेडिशनल हैं, 2 और खोल रहे हैं। और जो तकरीबन 20 मिलियन पर मंथ वो ईरान के साथ करना चाहते हैं, वो चाइनीज़ गुड्स करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में थ्रू तालिबान। तो ये शायद हो जाए। और दूसरी जो चीज़ें हैं कि यदि हमारे तालिबान ये कहता है, तालिबान तो ये ऑफिशियली उसकी जो स्टेटमेंट है, या शायद हमारे जो बैकडोर चैनल से यदि बातचीत हो रही है, चाहे दोहा में हो या ईरान में, वो ये बात स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट खुल के कहा है कि एज़ पर जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न, वो हमारे लिए वो कहते हैं कि वो उनका खुद का मामला है, वो खुद सॉल्व करेंगे, हम कहीं हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा तालिबान का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है
कि हम किसी भी दूसरे देश के अंदर में अपने को नहीं पसारेंगे, अपने को नहीं फैलेंगे, और हमारी ज़मीन से जो टेररिज्म है, चाहे अलकायदा हो या और दूसरे कोई ISI हो या दूसरे आतंकवादी संगठन, उससे नहीं। ये ऑफिशियल लाइन है, पर मेरा ये मानना है और दुनिया के सारे इंटेलिजेंस की जो है स्ट्रेटजिक अंडरस्टैंडिंग है, ये मानना है कि ऐसा होगा नहीं। ये पूरा तालिबान वहाँ पर हावी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप देखिए वहाँ पर टर्की भी आ चुका है। टर्की को जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको संचालन का भार शायद टर्की को मिले, जबकि वो NATO का हिस्सा है। उसी बैकडोर से वो घुसा है वहाँ पर। पाकिस्तान एकदम हावी है, चाइना बड़े ज़ोर शोर से, तो पूरा का पूरा स्पेस का ओवरटर्न है और इनको ये मिल जाता है तो इंडिया की जो एक स्ट्रेटजिक स्पेस थी वो कहीं कम होगी। यदि ये शुरू जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जब तक ये वायलेंस नहीं रुकता है, यदि वायलेंस बढ़ जाता है तो वहाँ से हम लोगों का फॉर द टाइम भी निकलना ही बहुत ज़रूरी होगा। मगर इसके अंदर में बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं और इन परिस्थितियों में जो लोग वहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके लिए कॉशन भी है। चाहे वो चाइना सोचता है कि जा कर के वो कर लेगा, जिस तरह से पाकिस्तान में किया, CPEC का दूसरा CPEC का रूप लाएगा और BRI को बढ़ाएगा, तो शायद वो अफ़गानिस्तान के तालिबान को नहीं समझता। तालिबान ऐसा मानना है अफ़गानिस्तान में ऑल एम्परर्स हैव फेल्ड हु हैज़ गॉन आउटसाइड इन अफ़गानिस्तान। ये हिस्ट्री बताती है। रशिया टूट गया, USSR टूट गया, रशिया बन गया, अमेरिका को भाग खड़ा करा हुआ, NATO भी निकल गए वहाँ से। तो क्या चाइना इतना अपना प्ले कर पाएगा कि वो अपनी छल प्रपंच से फिर से वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करे और डेट ट्रैप में फंसाए? उसके लिए बहुत बड़ी देरी हो सकता है। वो उसके लिए वो साबित हो जो विश्व के सारे देशों के लिए साबित हो। तो चाइना भी इन चीज़ों को समझता है, मंथन करेगा। वो पाकिस्तान भी इन चीज़ों को समझता है। तो आने वाले कुछ दिनों में ये पता लगेगा कि परिस्थितियाँ किधर जा रही हैं। क्या भारत के लिए इसको बैलेंस आउट कर पाएंगे? क्या हमारा वहाँ पर अपना जो चीज़ें हमने जिस तरह से शुरू की हुई थी, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड तो अमेरिकन्स भी चाहते थे कि इंडिया दे, पर बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए हम तैयार हैं और बहुत करेक्ट कि वहीं कभी भी इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही देश है तालिबान और वहाँ की परिस्थितियाँ जो स्ट्रेटेजिक परिस्थितियाँ आती हैं। तो हम ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का और मैं फिर से आऊँगा और विश्लेषण करूँगा जैसे जैसे कोई परिस्थितियाँ सामने आती हैं। धन्यवाद।